नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात इस वक्त की बड़ी खबर की। नेपाल से भारतीय सीमा में एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया है। हाथी के घुसने से सीतामढ़ी के बैरगनिया सहित आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। नेपाल के रास्ते ये हाथी जो है वो बिहार में प्रवेश कर चुका है। अलग अलग जगहों पर यह हाथी जो है घूम रहा है और देखिए इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। वहीं हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए थी वो अब तक शुरू नहीं हुई। बताया जाता है कि नेपाल के रोहतक के जंगल से होते हुए हाथी भारतीय सीमा में प्रवेश करता नजर आया और फिलहाल ये हाथी शिवहर की ओर आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और जिन जिन इलाकों से ये हाथी जो है वो आगे बढ़ रहा है, लोग दहशत के साए में हैं। सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल किस तरह की कोशिश इस हाथी को पकड़ने को लेकर ताकि कोई नुकसान जान माल का ना हो? जी, मैं आपको बता दूं कि यह हाथी नेपाल के जंगलों से बाढ़ के कारण वहां से भटकते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बैरगनिया होते फिलहाल सुप्पी और सुप्पी से अब शिवहर के तरफ यह कूच कर गया है हाथी। हालांकि अब तक इस हाथी के कारण किसी के जान माल को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन सरेह में इसके होने की लगातार खबर मिल रही है। और वन विभाग इस मामले में अब तक किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वन विभाग का जो बैरगनिया प्रशासन है उसने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है कि नेपाल के रास्ते बैरगनिया में एक जंगली हाथी ने प्रवेश किया है, लेकिन अब तक वन विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हाथी का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो भी अभी तक पता नहीं चल सका है कि वह किस इलाके में है। सरेह में हाथी घूम रहा है पानी से भरे। राकेश, क्या इस बाबत, चूंकि जब हाथी इस तरीके से खुले में घूमता हुआ और अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तरफ वो आगे बढ़ भी रहा होगा, तो रिहायशी इलाकों से ये हाथी जो है वो निकल रहा है और पहुंच भी रहा है, तो एहतियातन तौर पर क्या कोई निर्देश लोगों को सजग रहने को, किसी तरह के कोई निर्देश इस वक्त प्रशासन की तरफ से? जी, अभी तक किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं दिया गया है प्रशासन की तरफ से। वन विभाग है इस मामले में किसी तरीके का कोई पहल नहीं कर रहा है। और सबसे गंभीर बात है कि जब यह हाथी नेपाल के रोहतक में था तो गौर और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर कई घरों को यह ध्वस्त करते हुए जान माल को क्षति पहुंचाते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। लेकिन भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद अब तक हाथी के द्वारा किसी के जान माल को क्षति पहुंचाने की खबर नहीं है। यह सरेह में घूम रहा है, जो जंगली इलाका है, जो खेत वाले इलाके हैं, वहां पर घूमने की इसकी खबर मिल रही है। बैरगनिया से यह सुप्पी के तरफ भागा और उसके बाद अब सुप्पी से यह शिवहर जो जिला है उस तरफ ये हाथी जो है वो अपना मूवमेंट करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट की साजिश की, जिसमें 3 आतंकी एनआईए की रिमांड में हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इसकी हर साजिश से जल्द पर्दाब उठ पाएगा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार आरोपी कफिल को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की सुरक्षा में एनआईए की टीम कफिल को बेऊर जेल से लेकर एटीएस कार्यालय पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कफिल को जो एनआईए की टीम है वो बेऊर जेल से लेकर के एटीएस कार्यालय पहुंची हुई है। यहां पर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पूछताछ के दौरान कफिल कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है, जिसकी पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। लगातार पूछताछ का क्रम इस वक्त चलता हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें नीली टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये वो कफिल है, जो इस पूरे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकियों में से एक, और अब इससे रिमांड पर पूछताछ जो है वो एटीएस कार्यालय में शुरू हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, जिस तस्वीर में एटीएस की सुरक्षा में आरोपी कफिल जो है वो एटीएस कार्यालय में इस वक्त पूछताछ का क्रम इसके साथ चलता हुआ, जब उसे बेऊर जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जाया जा रहा था एटीएस कार्यालय की तरफ, और दूसरी तरफ एटीएस ऑफिस में कफिल से इस वक्त पूछताछ होती हुई।
अब कफील को लेकर एनआईए की टीम बिहार एटीएस ऑफिस में आ गई है और देखिए जो गाड़ियां हैं वो कफील को लेकर अंदर ऑफिस में बिहार एटीएस ऑफिस में चली गई है और आज एनआईए की टीम जो है बिहार एटीएस ऑफिस में ही इंट्रोगेशन करेगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से रिमांड पर लिया है बिहार एटीएस की टीम ने पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जो क्लू है वो निकालने की कोशिश करेगी एनआईए की टीम। बेऊर जेल से सीधे बिहार एटीएस के ऑफिस में आई है लेकर एनआईए की टीम और आज यहीं पर रिमांड पर कफील से पूछताछ होगी। फिलहाल सलीम को बेऊर जेल में ही छोड़ा गया है। बेऊर जेल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में लगातार लगी हुई है। उसकी स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है। नासिर और इमरान इन दोनों को लेकर एनआईए की दूसरी टीम जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और वहां पर हेडक्वार्टर में उससे इंट्रोगेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं वो क्या कुछ हुए हैं वो एक बार जानना बेहद जरूरी है। और आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था, ये बड़ी जानकारी खुलासे के तौर पर सामने आई। इकबाल काना से उसे बम बनाने की तालीम मिली थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्ड बोर्ड जो होता है उसे लगाया। हार्ड बोर्ड की वजह से दोनों केमिकल जो हैं वो नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करने की साजिश इन लोगों ने रची थी। दोनों केमिकल हालांकि नहीं मिल पाए और इस वजह से धमाका नहीं हो पाया, इनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब जाकर इसमें विस्फोट हो जाती है। आतंकी नासिर ने ये तमाम चीजें जो हैं वो इकबाल काना से सीखी थी और ऑनलाइन ये सारी तालीम उसने हासिल की थी जिससे बम बनाकर विस्फोट किया जा सके, दहशत फैलाई जा सके। एनआईए रिमांड पर आरोपियों से इन सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशे जाने हैं, जिससे साजिश की हर परत खुल सके और सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल जो हैं वो इस वक्त काम करते हुए, ये वो सवाल हैं जिन सवालों पर से पर्दा उठना बाकी है। अभी दरभंगा के अलावा ब्लास्ट की कहां कहां इन लोगों की साजिश थी, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल हैं, इससे पहले किस किस आतंकी साजिश में ये लोग शामिल रहे, पाकिस्तान में आतंकियों और कितने आका जो हैं इन आतंकियों के पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। तो एनआईए स्पेशल कोर्ट की लोक अभियोजक छाया मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में जो अभी तक इनपुट्स हासिल हुए हैं उससे यह साफ जाहिर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का इसमें हाथ है। तो कनेक्शन एविडेंस मिल रहा है, फंडिंग ये क्या ये जो आतंकी संगठन जो है, क्या नाम है इसका, सॉरी, लश्कर-ए-तैयबा का ये काना जो है उसका इकबाल काना का जुड़ा हुआ है। और ये जो सलीम जो है वो जाता था और वो बम बना के सीख के आता था और वो निरंतर उसके कनेक्शन में रहता था। तो बिहार में अधिकारी की मनमानी पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी बड़ा बयान दे दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा न्यूज़ 18 से कि मंत्रियों के अधिकार होते हैं और मंत्रियों के वो अधिकार उन तक नहीं है, मंत्रियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रियों और अधिकारियों को आमने सामने बैठाएं, समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और ऐसे में योजनाओं के बारे में उन्हीं को जनता के सामने अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू। नीरज जी, आपके कई मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं अधिकारियों के रवैये को लेकर, क्या वाकई उनके आरोप में दम है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई मंत्री नाराज नहीं हैं, लेकिन अगर एक भी मंत्री नाराज हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। सरकार चलाना मंत्रियों का काम होता है, विभाग के बारे में जानकारी देना, ब्रीफ करना मंत्रियों का काम होता है, और मंत्री के अपने अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जब आप मंत्री बनाए हैं तो उनके अधिकार का पालन होना चाहिए, काम होना चाहिए, उनके जो उनका रूल्स रेगुलेशन कहता है उस आधार पर काम होना चाहिए। अब अधिकारी सपोर्ट ना करे तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और जो मंत्री का अधिकार मिला है उसके अनुसार काम होना चाहिए। मंत्री ऐसा नहीं कि सभी मंत्री एक जैसे हैं, कुछ मंत्री हैं जो काम के बारे में सोचते हैं और अच्छे कामों को भी सोचते हैं, अच्छा आइडिया लाते हैं, तो उन पे अगर अधिकारी सपोर्ट नहीं करेंगे, अधिकारी अच्छे से मदद नहीं करेंगे, फिर तो परेशानी होगी। अब अधिकारी अगर अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि नहीं हमको पेच फंसाते रहना है, हर बात में पेच फंसाना है, तब तो बड़ा मुश्किल है, तब तो सरकार चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां होती है, अधिकारी ऐसा कर रहे हैं इस सरकार में? देखिए, कहीं न कहीं से तो बात आती रहती, कुछ न कुछ हमको लगता है कि ऐसा हो जाता होगा तब तो। अब जेडीयू के ही मंत्री जब इस तरह के, अगर हम लोग बीजेपी से हैं अभी, हम लोग बोले तो कुछ और बात भी सामने आ सकती है, लेकिन जब जेडीयू के मंत्री इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये बात तो होगी। तो हम तो सीधा चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, मंत्रियों को बिठाएं, अधिकारियों को बिठाएं। हम तो ये भी चाहते हैं कि 1 to 1 अगर कहीं प्रॉब्लम लगता है तो मंत्री और कमिश्नर, विभागीय जो अधिकारी हैं, उनको आमने सामने बैठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्यों अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो ये तो होनी चाहिए। नीरज जी, क्या वाकई अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों को जो काम करने की आजादी है वो नहीं मिल पा रही है? इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा सपोर्टिंग एटीट्यूड तो रहना चाहिए कि हम मिलजुल के काम करें। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हो रही है, आपको अपने विभाग में खुलकर काम करने का मौका मिल पा रहा है? जो आप चाहते हैं, जो योजना लाना चाहते हैं, वो मौका मिल रहा है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, हर जगह थोड़ी बहुत कठिनाई है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई कठिनाई ना आए, जो डेवलपमेंट का काम है वो अच्छे से हो, और हमने अपने डिपार्टमेंट में भी निर्देश दिया है कि जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो हम लोग चाह रहे हैं, उसको अच्छे से करने में कोई दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी लोग जो योजनाओं के बारे में बताया करते हैं, हमने कह दिया कि आप कोई ब्रीफ नहीं करेंगे मीडिया को, जो माननीय मंत्री हैं विभाग के वो ब्रीफ करेंगे, साथ में अधिकारी बताएंगे, क्योंकि चुनाव में हम लोगों को जाना होता है, वोट जनता से हम लोगों को मांगना होता है, तो हमको रखना होगा मीडिया में। कई अधिकारी अपने मन से मीडिया में दे देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। हम अधिकारी कौन होते हैं करने वाले? हम जब डिसीजन लेते हैं तो उस काम को एक्सिक्यूट करने वाले अधिकारी हैं, तो उनका तो काम है पालन करना, उनका काम थोड़ी अखबार में बयान देना, उनका काम थोड़ी टीवी में भाषण देना है, वो तो हम लोगों का काम है जो हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग करने का प्रयास करते हैं, कहीं पता चलता है कि एडवांस में कुछ आ गया खबर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तब ना मंत्रियों को ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है मंत्रियों के लिए। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर बिंदु पर बैठे, बात करें, इसको अधिकारियों को समझाएं, आपसी तालमेल अच्छा सा रहे और अच्छे से विकास का काम हो। तो ये थे हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि अधिकारियों और मंत्रियों को आमने सामने बैठाए और जो भी समस्या हो रही है उस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो, तभी बिहार में विकास की गति तेज हो सकती है। जाहिर सी बात है, इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है। चिराग और पारस दोनों गुट अपने अपने तरह से इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग जहां कल से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं पशुपति पारस गुट जयंती समारोह मनाने की तैयारी में है। दोनों गुटों की तरफ से पटना में देखिए किस तरीके से अलग अलग पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर के बहाने दोनों गुट खुद को असली एलजेपी साबित करने की होड़ में भी नजर आते हैं। चिराग और पारस खेमे में बढ़ चुके लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों के लिए 5 जुलाई का दिन बेहद अहम है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है इस दिन, और इस दिन दोनों खेमे अपनी अपनी शक्ति आजमाइश को लेकर खासी कवायद कर रहे हैं। एक तरफ जहां रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इस दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है। 5 जुलाई को पारस गुट लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, और यह कार्यक्रम जो है
लोजपा कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस के अलावा उनके गुट के सभी सांसद और जो प्रमुख नेता हैं वो शिरकत करेंगे, इस बात की संभावना है। और पशुपति कुमार पारस पटना पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के पुत्र और जो सांसद हैं चिराग पासवान, वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसकी आगाज वो हाजीपुर से प्रारंभ करेंगे। यह सबको पता है कि हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है, वहां के सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, जो अपने गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जाहिर सी बात है, चिराग पासवान अपनी यात्रा के दौरान पशुपति कुमार पारस को टारगेट पर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान के जो दूसरा विरोधी गुट है, उसमें किस बात को लेकर चर्चा होगी 5 जुलाई को। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर जिला परिषद कार्यालय एलजेपी चिराग गुट के कार्यकर्ताओं का नया कार्यालय बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने भी हैं। शनिवार को एलजेपी चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अनुपस्थिति में यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 जुलाई को दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती मनाने का ऐलान किया गया। पूरी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया था? इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे आवास पर किया गया था। तो जिला परिषद कार्यालय में जो है किया गया था नहीं, जिला परिषद कार्यालय में हम लोग घूमने के लिए आए। आप लोग मिल रहे हैं तो कार्यालय सामने है। एक फोटो आया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो जिला परिषद उपाध्यक्ष के चैम्बर का है। सरकारी चैम्बर में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, हम चैम्बर में आए थे माननीय उपाध्यक्ष से मिलने के लिए। उपाध्यक्ष जी और उसी समय एक पत्रकार आ गए, पूछे तो हम बता दें वहाँ कोई बैठक नहीं हुई। आज पानी हमारे घर में लगा हुआ है, इसलिए हम छुट्टी में थे। हम आए हैं अभी। हाँ। तो लोग देखे कि वहाँ ताला बंद है। आदमी सब बैठे हुए थे। किनके चैम्बर में? उपाध्यक्ष उनका चैम्बर किसने खोला? वो तो सर उनका ताला नहीं लगता है, सब अच्छा, खुले रहता है। ताला तो किसका क्या चल रहा था अंदर में देखे तो? नहीं, वो उतना हम लोग कौन कौन लोग थे, क्या थे, कितने लोग थे? सदानंद को जानते हैं खाली। बिहार में चकबंदी कराने के लिए सरकार की मुहिम एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की से करार किया है और इसके मुताबिक नया ऐप लागू किया जाएगा। चक ऐप न केवल अपराध को कम करेगा बल्कि जमीन विवाद को खत्म करने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। हालांकि इन सब के बीच कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे भूमि राजस्व विभाग के लिए बिहार में चकबंदी कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिहार में कानून का राज कायम रखना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह जमीन से जुड़े विवाद होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी है और इन सब के पीछे एक मोबाइल ऐप बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल बिहार के भूमि राजस्व सुधार विभाग की ओर से चकबंदी के लिए आईआईटी रुड़की के साथ करार किया गया है, जिसके मुताबिक विशेषज्ञों की टीम खास तौर से तैयार चक ऐप को लॉन्च करेगी। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मुहर भी लगा दी है। बड़े बड़े जो प्लॉट है उनका छोटा होना है और जो छोटे छोटे टुकड़े उनको बड़ा करना है। इस संदर्भ में रुड़की से बातें करके और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जो विभागीय प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, जो भी काम है, सरकार का जो हम लोग का जो सोच है कि मैक्सिमम हमारा जो भी काम हो सरकार के अधीनस्थ विभाग से हो, जिसमें कि पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। इस चीज़ के लिए हमने रुड़की से संपर्क किया और काम की प्रक्रिया को आगे तेज भी किया। बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। 1958 में इसके नियम बनाए गए। नियम बनाए जाने के बाद बिहार में 1970 और 71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान बिहार में 16 जिलों के 180 अंचल में चकबंदी शुरू हुई, जिसमें 28,000 गांव शामिल थे। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया। किसान संघ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश के बाद 1996 में चकबंदी फिर से शुरू हो गई। लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से कुछ एक जिलों को छोड़कर बिहार के बाकी जिलों में चकबंदी फिर से स्थगित कर दी गई। वो आज तक ठीक से चालू नहीं हो पाया। 2006 में जो भी स्टाफ थे उसमें चकबंदी प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन सरकार जो शपथ पत्र दी थी कि अन्य जगहों पर भी
हम सरकारी कर्मी और अफसर की नियुक्ति बहाली कर हम चकबंदी चलाएंगे, जो आज तक पूरा नहीं हो गया। इससे चकबंदी का कार्य जो है वो पिछड़ा ही रह गया। बिहार के 17 जिलों में 1970 में जमीन का सर्वे कराया गया था, जो पूरा नहीं हो पाया था। इसी को देखते हुए जमीन के सर्वे के लिए 2010 और 11 में सरकार ने नई नियमावली भी तैयार की, लेकिन सरकार की मुहिम कर्मचारियों की कमी की भेंट चढ़ गई। शायद इसीलिए बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय मानते हैं कि जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं होता, चकबंदी शुरू नहीं की जा सकती। सबसे पहले जरूरी है सर्वे। तो हमारा पूरा फोकस है, जो मेरा 20 जिला में भी कार्य चल रहा था, हमें लगता था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन कोरोना के कारण दोबारा जो ये कोरोना आया, जिससे हमारा काम की गति जो है उसकी कमर टूट गई। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चकबंदी तभी सक्सेस होगा जब हमारा सर्वे सक्सेस हो जाएगा। जाहिर तौर पर सरकार की मंशा साफ हो, नई तकनीक के जरिए जमीन विवाद के निपटारे का दावा किया जा रहा हो, लेकिन राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी चकबंदी अभियान पर असर जरूर डाल सकती है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज और नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कनकई, रतुआ और कौल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से जिले के टेढ़ा गाछ की बात कर लीजिए, बहादुरगंज की बात कर लीजिए, सभी जगह स्थिति जो है वो धीरे धीरे अब खराब हो रही है। कई जगहों पर सड़क टूट चुके हैं। कई लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को विवश हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव से निकलने के लिए हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए हैं, न हम लोग का सरकार कुछ दिया है। बस हम लोग भगवान का भरोसा जी रहे हैं। बस यही कि अब हम लोग को कैसे क्या होगा नहीं होगा, जाने महादेव। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग अब घर में पानी घुस रहा है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रशासन और जल निस्सरण से आग्रह करता हूँ कि समय रहते जल निस्सरण का काम एवं प्रधानमंत्री सड़क जो कट गया है और कट रहा है, इसका जो है समय रहते हुए जल्द से जल्द करने की कृपा किया जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।